नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल का टॉपिक चालू किया था, जिसमें हमने एक्सचेंज कंट्रोल का मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे का कंटेंट ले रहे हैं और वो है मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। यानी किसी भी देश की सरकार जब विदेशी विनिमय व्यवहारों को नियंत्रित करती है तो उसके लिए दो प्रकार की विधियों को यानी उसके मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। डायरेक्ट मेथड्स वे विधियां होती है जिनका प्रभाव विदेशी मुद्रा के व्यवहारों पर अथवा विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और अप्रत्यक्ष विधियां में विधियां होती है जिनका प्रभाव यानी मांग पूर्ति पर, जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति उस पर जो प्रभाव है वो डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वह मुद्रा की मांग और पूर्ति प्रभावित करके विनिमय दरों में संतुलन रखने का प्रयास जो है देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आज हम जो है डायरेक्ट मेथड्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो विनिमय प्रतिबंध के रूप में आता है, जिसको आप एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं। विनिमय नियंत्रण की ये सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत देश की सरकार अपने आयातकर्ताओं को इस बात का ऑफर करती है कि आप जो भी माल आपने बाहर से खरीदा है उसका भुगतान अब आपको करना है, तो हम आपको आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी जितना आपने माल खरीदा उतने मूल्य की आप डोमेस्टिक करेंसी हमारे बैंक में जमा करा दीजिए, हम आपको विदेशी मुद्रा कन्वर्ट करके दे देंगे ताकि आप विदेशी आयातों का भुगतान कर सकें। जब इस प्रकार का ऑफर सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और ऐसी स्थिति में जब देश के आयातकर्ता इस प्रकार की मुद्रा जब बैंक में जमा करा देते हैं, जमा कराने के बाद सरकार एक आदेश जारी करके उस मुद्रा को फ्रीज कर देती है, यानी जिसका नाम ब्लॉक्ड अकाउंट या अवरुद्ध खाता बोला जाता है। इस प्रकार का कठोर कदम उठाने से क्या होगा कि आयातों पर प्रतिबंध लग जाएगा। वो मुद्रा जिस मुद्रा को आयातकर्ता विदेशी भुगतानों के लिए काम में ले रहे थे उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, आयात नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की जो विधि है बहुत प्रभावी तो है लेकिन बहुत कठोर विधि है। जो है ऐसा नहीं है कि इसका सरकार की जब इच्छा हो इसका प्रयोग कर लिया गया, इसलिए क्योंकि इस प्रकार की अगर विधि का उपयोग किया जाता है तो इसमें आक्रोश की भावना जो है लोगों में, आयातकर्ताओं में आने की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन फिर भी अनेक बार इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके यानी अवरुद्ध खाते का प्रयोग करते हुए विनिमय नियंत्रण का सारा सरकार के द्वारा लिया जाता है। नंबर 2 आता है विनिमय समाशोधन समझौते। इसको बोलते हैं एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के बीच में इस प्रकार का समझौता हो जाता है या बाकी सरकारों के मध्य इस प्रकार का समझौता हो जाता है कि वास्तविक रूप से विदेशी मुद्राओं का हस्तांतरण जो है वो आयात और निर्यात के जो व्यवहार हैं उसके माध्यम से नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई आयात करता है जिसे भारत में भुगतान करना, फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंग्लैंड में आयात करता है और हमने उसको माल बेचा था और उसको इंडिया में भुगतान करना है, तो इस प्रकार की विधि में ये समझौता होगा। वो क्या करेगा, वो अपने देश के बैंक में जो भी मुद्रा वहाँ प्रचलन में है, इंग्लैंड में मान लो डॉलर चलते हैं, पाउंड चलते हैं, जो भी चलता है वो वहाँ जमा करा देगा और निर्यातकर्ता जो इंडियन हैं वो अपने ही देश में क्या करेगा, अपने ही देश में जो स्थित उसका बैंक है जिसको उसने अपना प्रतिनिधि बैंक या रिप्रेजेंटेटिव बैंक बनाया है, वहाँ से वो भारतीय रुपये मुद्रा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार का समझौता होने का फायदा क्या होता है कि अगर इंग्लैंड वाले आयातकर्ता को
या अमेरिका वाले आयातकर्ता को मान लो डॉलर का पेमेंट करना है, तो डॉलर का वास्तविक हस्तांतरण हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने उस डॉलर को अपने बैंक में जमा करा दिया और उस बैंक को ये कह दिया कि आप इंडिया में किसी बैंक के माध्यम से उस निर्यातकर्ता को इंडियन करेंसी में ही भुगतान करवा दें। इससे क्या होगा, विनिमय नियंत्रण हो जाता है। यानी विनिमय नियंत्रण का मतलब यही है कि जो विदेशी मुद्रा है उसका उपयोग आवश्यकता के अनुरूप हो, ताकि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे और ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनी रहे। तो इस प्रकार का समझौता करने के साथ ही क्या हो जाता है कि वास्तविक जो मुद्रा है विदेशी उसका हस्तांतरण नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में विनिमय नियंत्रण जो है वो प्रभावी हो जाता है। नंबर 3 आता है कंपेंसेशन एग्रीमेंट, क्षतिपूर्वक समझौते। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये भी। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं 4 पक्षकारों का होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक राष्ट्र किसी वस्तु का निर्यात करता है तो ये भी तय है कि वह किसी दूसरी वस्तु का आयात भी करेगा, और ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार का व्यापार व्यवहार होता है, आयात और निर्यात होता है, तो वहाँ पर 4 प्रकार के पक्षकार उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम इंग्लैंड की बात करें, भारत अगर इंग्लैंड से कपड़े का आयात करता है तो निश्चित तौर पर 2 पक्षकार हो गए, एक आयात करता और दूसरा निर्यात करता, यानी कपड़े का आयात करता और कपड़े का निर्यात करता। उसी प्रकार अगर भारत चाय का निर्यात करता है तो 2 पक्षकार हो गए, चाय का निर्यात करता और चाय का आयात करता। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अलग अलग जो है 4 पार्टीज हो गई, एक कपड़े का आयातकर्ता के रूप में, एक कपड़े के निर्यातकर्ता के रूप में, चाय के निर्यातकर्ता के रूप में और चाय के आयातकर्ता के रूप में। क्षतिपूर्वक समझौते में क्या होता है कि अब ऐसी स्थिति में जब 4 पक्षकार हो गए तो दोनों ही राष्ट्रों को कुछ मुद्राएं लेनी है और कुछ मुद्राएं देनी है। ऐसी स्थिति में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 पक्षकार हो गए, एक निर्यात करता था और दूसरा आयात करता था। लेकिन इस क्षतिपूर्वक समझौते में एक बात निश्चित रूप से तय की जाती है कि आयात और निर्यात का मूल्य बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी ये विधि जो है सक्सेसफुल है, कारगर है, अन्यथा ये विधि कारगर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 500 करोड़ का निर्यात किया गया है और 500 करोड़ का आयात किया गया, तभी सक्सेसफुल है। कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में 2 पक्षकार हो गए, कौन कौन से, एक तो वो निर्यात करता जिसने भारत को कपड़े का जो है निर्यात किया था, और एक वो हो गया जिसने जो है चाय का भारत से आयात किया था। ऐसी स्थिति में एक कंट्री में 2 पक्षकार हो गए, एक लेनदार हो गया और एक देनदार हो गया। मतलब जो निर्यात करता है उससे तो पैसा भारत से लेना है और जिसने भारत से माल खरीदा है उसको पैसा देना है। समझौते में क्या तय हो जाता है कि जब एक ही राष्ट्र में 2 अलग अलग हो गए तो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इंग्लैंड का जो कपड़े का निर्यात करता है उसको चाय का जो आयात करता है वो उसको उस पूरी राशि का भुगतान वहां इंग्लैंड में कर देगा। यानी 500 करोड़ उसको इंडिया में देने थे लेकिन वो इंडिया में नहीं देगा, वो कपड़े के निर्यातकर्ता को 500 करोड़ भुगतान कर देगा। उसी प्रकार से इंडिया में भी 2 पक्षकार हो गए, एक आयात करता और एक निर्यात करता। तो जो चाय का निर्यात करता है उसको जो क्या करेगा, भारत जो है कपड़े का आयात करता जो है चाय के निर्यात करता, वो सेम राशि उसको भुगतान कर देगा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा पेमेंट इंग्लैंड की इंग्लैंड में रहेगा, 500 करोड़ जो इंग्लैंड में जो भी चलता है, डॉलर है, पाउंड है, जो भी चलता है वो दे दिया, वहीं क्यों रह गया। इंडिया में इंडियन करेंसी में आपस में दोनों ने पक्षकारों ने भुगतान, एक ने प्राप्त कर लिया और एक ने दे दिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा का जो आवागमन नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में विनिमय नियंत्रण पर प्रभावी जो है वो नियंत्रण स्थापित हो गया और उसका उपयोग भी जो है वो नहीं हो पाया। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो इस प्रकार कह सकते हैं ET बराबर IT होता है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ टी इक्वल टू होता है इंपोर्ट ऑफ टी। उसी प्रकार EC इक्वल टू IC का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ। इसका मतलब अगर हम बराबर करें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ टी इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ। इसका मतलब है कि जितना मूल्य का हमने निर्यात किया है 500 करोड़ का, उतना ही हमने क्या कर लिया, चाय का
निर्यात किया और उसके बराबर हमने कपड़े का आयात कर लिया। उसी प्रकार एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ टी। इस प्रकार से किसी भी अगर स्थिति में देखें तो ये जो है इक्वेशन अगर देखें तो बिल्कुल समान रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया इसमें प्रबल शर्त है कि निर्यात और आयात दोनों बराबर होने चाहिए। अगर 500 करोड़ का निर्यात भारत के द्वारा किया गया है कपड़े का, तो निर्यात भी 500 करोड़ रुपए का ही होना चाहिए, तभी जाकर के इस कंपेंसेशन एग्रीमेंट की जो है वो जो है यूटिलिटी जिसको आप कहते हैं वो उपयोग हो सकती है। चौथा जो बिंदु आता है वो सरकारी हस्तक्षेप के बारे में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने कल वाले अध्ययन में बताया था आपको कंटेंट में कि वास्तव में सरकारी हस्तक्षेप सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनाने के लिए मांग और पूर्ति में हस्तक्षेप करना ही विनिमय नियंत्रण होता है। इसलिए इसको एक विधि के रूप में लिया जाता है और इसके अंदर दो प्रकार की स्थिति, यानी सरकारी हस्तक्षेप से तात्पर्य यह है कि देश में मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में जो संतुलन बनाए रखने के लिए विनिमय दरों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है, जो है सरकारी हस्तक्षेप कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मांग और पूर्ति के द्वारा सामान्य बाजार के अंतर्गत मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा, बाजार तंत्र के द्वारा जो विनिमय दर निर्धारित होती है ओपनली, उसमें सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करके उसे ऊपर ले जाना अथवा नीचे कर देना क्या कहलाता है, सरकारी हस्तक्षेप कहलाता है। इसमें दो प्रकार के जो है विधियों को अपनाया जाता है, एक पेजिंग अप और दूसरा होता है पेजिंग डाउन। पेजिंग अप का मतलब ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन का मतलब है जब देश की सरकार जो है जानबूझ करके डेलिबरेटली दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य ऊंचा रखना चाहे, ऊंचा कर दे विनिमय दर को, तो उसे क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूएशन। लेकिन ऊंचा रखने की शर्त यह है कि उसके पास में विदेशी मुद्रा के ज्यादा भंडार होने चाहिए ताकि वह विदेशी मुद्रा बाजार में ज्यादा उपलब्ध करवा करके उसका मूल्य बाजार में गिरा दे। जैसा कि आप जानते हैं मांग और पूर्ति में दोनों में से पक्ष दो बाजार शक्तियां हैं, उनमें अगर असंतुलन उत्पन्न होता है तो या तो मूल्य बढ़ता है या तो मूल्य गिरता है। तो मैं आपको बता दूं ओवर वैल्यूएशन की अगर बात करें तो विकासशील देशों के लिए संभव नहीं होता है। संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा के जो भंडार है वो विकासशील देशों के पास बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में वे बाजार में या उन भंडारों की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वो पेजिंग अप की स्थिति को जो है नहीं अपना सकते। लेकिन अगर पेजिंग डाउन की बात करें, ये विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रभावी विधि है जिसके अंदर जिसका नाम डिवैल्यूएशन है या अवमूल्यन है। अवमूल्यन का तात्पर्य ये होता है कि जब जानबूझकर एक राष्ट्र के द्वारा जो है दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपनी विनिमय दर को कम कर देना, और कम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है इस स्थिति में निर्यात जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं और आयात जो क्या होते हैं महंगे हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में निर्यातों में वृद्धि होने लगती है और आयातों में कमी होने लगती है। इसका तात्पर्य है कि इंपोर्ट जो है वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इससे क्या होती है विदेशी मुद्रा ज्यादा आना प्रारंभ हो जाती है और भुगतान हमें कम करना पड़ता है। धीरे धीरे विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ने लगते हैं और ऐसी स्थिति में विनिमय नियंत्रण जो स्थापित हो जाता है।